नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी क्या एक बार फिर से कोई बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी आज फिर एक नया प्रोजेक्ट देश के सामने लाए, एक बिग प्रोजेक्ट देश के सामने लाए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। अब मोदी साहब बिना किसी खेल के कोई प्रोजेक्ट तो लाते नहीं। सवाल इस बात का है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जो अचानक आज जिसे मंजूरी दी सरकार ने, उसके पीछे असली खेल क्या, असली गेम क्या है? अब आज दिल्ली दरबार में चर्चा थी कि मोदी जी मिड टर्म पोल की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मध्यावधि चुनाव की, यानी अगले साल तक किसी भी वक्त किसी भी मुद्दे पर, हो सकता है इसी मुद्दे पर, वो लोकसभा भंग कर दें और सीधे चुनाव में चले जाएं। एक तो ये प्लानिंग है। वैसे भी मोदी जी की हालत काफ़ी कमज़ोर है आज की तारीख में। कुछ जानकारों का ये कहना है कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन पर समूचे विपक्ष की घेराबंदी करना चाहते हैं, और भी कई इरादे। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि मोदी जी के दिमाग में वाकई चल क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। अचानक जो आज ये शगुफा वो लेकर आए हैं, जिस पर कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, अप्रूव कर दिया जिस प्लान को। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर की तरफ बढ़ूं, मोदी जी का या अमित शाह का आपको हिडन एजेंडा बताऊं कि इस प्लान के पीछे क्या है, ज़रा प्लान पर भी बात कर लेंगे, प्रोजेक्ट है क्या। अब अमूमन क्या होता है कि कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी हमारे शहर में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, फिर कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है। ऐसे कई चुनाव चलते रहते हैं, फेस्टिवल चलता रहता है। मोदी जी का ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का जो प्लान है, वो ये है कि 5 साल में पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि लोकसभा के साथ जितने भी राज्य हैं देश में, उन सब की विधानसभाएं, उनका चुनाव भी एक साथ होगा। और आगे चलकर पंचायत का चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, सब एक साथ होंगे। यानी सारे चुनाव एक साथ होंगे। ये है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस्ट इसकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में सिर्फ एक बार नेताजी आपके मोहल्ले में, कस्बे में, गांव में आएंगे। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। अब अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टाइल में मोदी जी की कलई खोल दी। लेकिन मोदी जी 3 बातें कह रहे हैं, बातें तो कई कर रहे हैं, लेकिन 3 प्रमुख बातें कह रहे हैं इसकी तारीफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन से फ़ायदा क्या होगा। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि साहब, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, ये बार बार के जो चुनाव हैं, इनसे निजात मिलेगी 5 साल में एक बार। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई खर्चे बहुत होते हैं, चुनाव में पैसे बहुत खर्चे होते हैं, सरकार के भी, पार्टियों के भी, सब कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि साहब देश का खर्चा बचेगा। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मतलब मोदी जी की सरकार हो या फिर योगी की सरकार हो, ये 5 साल मन लगा के काम करेगी। बार बार चुनाव में जाना नहीं, बार बार रैली नहीं करनी। ये वो कह रहे हैं, मन लगा के काम होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी एक मुंगेरी लाल टाइप सपने दिखा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, ये एक शगुफा है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से कारण हैं। विपक्ष बिल्कुल भी मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। अगर ये ऐसा करना चाहते थे तो 4 स्टेट्स का चुनाव क्यों नहीं इकट्ठा कराया, 2 कब कराया, 2 का बाद में कराया है। इतना बड़ा मुल्क है, इतना आसान नहीं है। अब दोस्तों, विपक्ष की बात में कुछ दम भी है। दम इसलिए क्योंकि इतना आसान नहीं है इस कानून को बनाना। उसकी वजह यह है कि एक तो संविधान में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कई जगह बदलाव करने होंगे, जो आसान नहीं है। और बदलाव करने के लिए राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। और मोदी जी के पास आज एक ही चीज़ नहीं है, बहुमत नहीं है उनके पास। बैसाखियों पर है, हो सकता है नीतीश और नायडू इस पर तैयार ना हो
हो सकता है बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी बिफर जाएं। तो इतना आसान नहीं है मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना आज की स्थिति में मोदी जी के लिए। मैं 2019 की बात नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो कानून लाना चाह रहे हैं, इस पर जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, जो आप कह सकते हैं जो राजनीतिक समाज है देश का, ये उसके पक्ष में नहीं, अधिकतर लोग उसके पक्ष में नहीं। तो सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मिस्टर मोदी कि ये कानून बना दें। इसका हाल, इसका हश्र वक्फ बोर्ड कानून जैसा भी हो सकता है। कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे और इनके पास न लोकसभा में अपने दम पर ये पास करवा सकते हैं, न राज्यसभा में करवा सकते हैं। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि अगर मोदी जी ये कानून पास नहीं करा सकते, जिस तरह से जब से मोदी जी 240 सीटों पर आए हैं, अल्पमत में आए हैं, तब से बहुत से कानून वो पास नहीं करा पा रहे। संसद में बड़ी मुश्किलें हो रही उनके लिए। तो अगर वो कानून पास नहीं करा सकते तो फिर कानून लाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मोदी प्रैक्टिकल होते? क्यों वो ये कानून लाने की बात कर रहे हैं? क्यों आज ये प्लान लेके आ गए और कैबिनेट से उसको अप्रूव कर दिया, मोहर लगा दी? क्यों ऐसा किया बीच चुनाव में? और यहीं से जो सवाल उठता है वो ये है कि मोदी जी का मकसद क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है? या यूं कहिए असली गेम क्या है इसके पीछे? अब दोस्तों, कायदे से आज का जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल है, इलेक्शन से रिलेटेड है। मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ताओं को बुलाना चाहिए, कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहस उलझ जाएगी, सॉल्यूशन की जगह और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहता था जो संसदीय व्यवस्था समझते हो, मोदी के गेम प्लान और इरादों को समझते हो। आज मैंने इनवाइट किया है अनिल त्यागी साहब को। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 4 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप उनकी बातों से और उनकी विचारों से आप सहमत होंगे। इसके अलावा उमाकांत लखेड़ा हैं, 3 दशकों से ज़्यादा से वो इसी संसद को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बुलाना लाजमी था। अशोक वानखेड़े टाइगर को मैंने आज इसलिए बुलाया, हालांकि वो पुणे में थे, पुणे से सीधे जुड़े, थोड़ा देर से जुड़े। मैंने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे, पूरा ड्राफ्ट पढ़ रखा है। उनका भी मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी का इरादा क्या है, गेम क्या है इसके पीछे। और अभिषेक होंगे जो थोड़ा सा नीतीश और नायडू के बारे में कुछ बताएंगे कि भाई ये जो बैसाखियाँ हैं क्या मोदी जी के साथ चलेंगी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो डिबेट है, जहाँ पर हम इस क्वेश्चन के तह में जा रहे हैं, आपको बहुत से जवाब मिलने वाले हैं कि ये शगुफा क्या है मोदी का, इसके पीछे इरादा क्या है, व्हाट इज़ द रियल गेम। पहला सवाल मेरा उमाकांत लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, मोदी जी ने कहा कि साहब 5 साल में एक बार वोटर मिले नेता से, एक बार नेता वोटर से मिले, एक साथ सारे चुनाव हो जाएं, पंचायत के चुनाव, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सारे चुनाव एक साथ हो जाएं। ये बार बार क्यों हम नेता जो है मोहल्लों में जाए वोट मांगे कि साहब 6 महीने बाद विधानसभा है, फिर पंचायत का है, फिर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बार बार नेता लोगों के घरों पे क्यों जाए? अरे भाई 5 साल में दुआ सलाम बहुत है, एक दुआ सलाम, हम अपना काम करेंगे। मोदी जी का ये कहना है कि भाई मैं अपना काम करूंगा ना भाई। इसीलिए तो ये डेमोक्रेसी को हाईजैकिंग कैसे होती है? डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जाएगा तो बोर्ड लगाकर तो नहीं किया जाएगा, रेजुलेशन पास तो नहीं करेंगे ना कि हम डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के लिए इसी तरह का लबादा उड़ा जाएगा कि आप जो है चुनाव को 5 साल बाद जनता को दर्शन देंगे। बीच में आपके दोहरे मानदंड ये देखिए कि आप एक देश एक इलेक्शन की नारा मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिया। अगले दिन इन्होंने जो 4 राज्यों का चुनावी शेड्यूल एक साथ तय करना था, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर हरियाणा का कर दिया, बाकी जगह कर दिए। आप जो आपके सामने थाली रखी हुई है उसको तो आपने पूरा किया नहीं, उसको तो आपने पूरा किया नहीं। तो आप जो है क्योंकि इन 4 राज्यों में हार रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। लखेड़ा साहब, आप मोदी जी की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जो आदमी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, वो पूरे देश का चुनाव एक साथ क्यों कराएगा, कैसे करा पाएगा? खैर, ये आपका एक मोदी जी पर एक संदेह आपने व्यक्त किया है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि जब जो सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव पिछली बार एक साथ हुआ उसको स्प्लिट कर सकती है।
दो राज्यों के चुनाव अगर एक साथ नहीं हो सकते, झारखंड, महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर, अगर ये चारों मिलकर एक नहीं हो सकता, तो ये जो 30-32 जो पूरे प्रदेश हैं और सब यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके बाद विधानसभा भी हैं, तो वो तो 40-50 चुनाव हो गए साहब। फिर उसमें म्यूनिसिपैलिटी भी जुड़ जाएगी, कॉर्पोरेशन, 100 चुनाव हो जाएंगे एक टाइम पे। 100 चुनाव एक साथ कैसे कराएंगे? त्यागी साहब, इसमें क्या मतलब इतनी मीन मेख विपक्ष क्यों निकाल रहा है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल पार्टी, उसके बाद ओवैसी साहब, फिर बाकी पार्टियां, कि साहब ये तो खेल है, एक देश एक चुनाव, ये गलत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना शक क्यों किया जा रहा है मोदी जी की नीयत पे? मैं मोदी जी की नीयत की बात नहीं करूंगा, मैं इस विषय की गहन जो परिस्थिति है उसको समझने की जरूरत है। अगले साल नरेंद्र मोदी एक तो 75 साल के हो जाएंगे, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरा, ये बहुत डीप रूटेड खेल है। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, साउथ इंडिया से विपक्ष जीत करके आता है, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है। और 1272 सीटें हो जाएंगी बढ़ती हुई लोकसभा में। अगर वन नेशन वन पोल होगा तो उससे पहले डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा इनको। 888 सीट लोकसभा की हो जाएंगी, 384 लोकसभा राज्यसभा की सीट हो जाएंगी। पहली बार जो डिलिमिटेशन हुआ था, पहले 494 सीटें थी लोकसभा में 1952 में, 1971 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 543 सीटें हो गई। इनको लगता यह है कि अगर हम इस पूरी विपक्ष की जड़ खोद दें तो वन नेशन वन इलेक्शन ही इसका एक इलाज है। उसका कारण है कि जनसंख्या के आधार पर जब डिलिमिटेशन होगा इस पूरी लोकसभा का सीटों का, तो बिहार, एमपी और राजस्थान की 22 सीटें बढ़ जाएंगी। आप केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु की 17 सीटें घट जाएंगी। बिहार, यूपी को 21 सीटें बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु, केरला की 16 सीटें घट जाएंगी। ये बिगर गेम है इस राजनीति का कि साउथ के, दक्षिण के चरम को, शीर्ष को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय वर्चस्व को कैसे बरकरार रखा जाए। ये वन नेशन वन इलेक्शन का कमाल है, ये नरेंद्र मोदी की चाल है, क्योंकि इनको लग गया है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में आप घुस ही नहीं सकते। और उस पे आत्मदाह कर दिया है महाराष्ट्र ने। इनकी लंका लगा देंगे अब की बार विधानसभा के चुनाव में, जैसे लोकसभा में महाराष्ट्र में लगाई है। हड़बोंग है। इस असमानता को कैसे दूर करें, ये नरेंद्र मोदी का गेम है कि इस पार्टी को इन जनसंख्या के दबाव के चुंगल से निकाल करके जो बढ़ती हुई सीटें हैं उनको उत्तर भारत में कैसे धकेला जाए और उस धकेलने से उत्तर भारत के वर्चस्व को कैसे कायम रखा जाए। और 75 साल होने पर मैं कैसे मध्यावधि चुनाव की घोषणा करूं और जय जयकार करके, जैसे कोई पार्लियामेंट्री पार्टी को। अरे साहब, त्यागी साहब, आपने तो पिटारा खोल दिया। त्यागी साहब, पिटारा खोल दिया सर, आपने पिटारा खोल दिया। आप कह रहे हैं कि मिड टर्म पोल की तैयारी राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं कि भाई चुनाव कराओ, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। और अगले 5 साल के लिए जी, लेकिन अगले 5 साल के नहीं, आसान नहीं होगा, आसान नहीं। वो तो मैं वानखेड़े साहब से पूछूंगा ही। वानखेड़े साहब, मैंने लखेड़ा साहब से पूछा कि भाई अगर 5 साल में एक बार मोदी जी जनता से मिलते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों चाहते हैं कि रोज रोज मोदी जी अपने घर से निकलें, हेलीकॉप्टर से उतरें, मंच पर चढ़ें, वोट मांगे? कभी हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोट मांग रहे हैं, तो कभी जो है किसी विधानसभा का वोट मांग रहे हैं, कभी लोकसभा का वोट मांग रहे हैं। भाई बार बार क्या 24 घंटे मोदी के पास और काम नहीं है? वो चाहते हैं कि भाई 4 साढ़े 4 साल आराम से सरकार चलाएं और फिर आखिरी 2-3 महीने में वोट मांगने आ जाए। तो इसमें गलत क्या है टाइगर? गलत क्या है जो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं? मेरा दीपक जी आपको सवाल है, मोदी जी वोट क्यों मांगे? मोदी जी वोट क्यों मांगे? क्या देश में इसके पहले इतने प्रधानमंत्री हुए हैं? कौन से प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए गली गली घूम रहे थे? कौन से प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन के चुनाव में जा रहे थे? कौन से प्रधानमंत्री वोट के लिए रोड शो कर रहे थे?
प्रधानमंत्री पूरे राज्य में एक हाथ सभा कर लेते तो बात होती थी। आप जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक टटोल लीजिए, अटल जी को टटोल लीजिए, ये अरे सर, प्रधानमंत्री वेला बैठा है, टाइगर इसको क्या कोई बात कर काम रहे हैं? एक आपकी सेकंड, बात एक तो सेकंड, एक मिनट, मैं आप ही अच्छा। आप एक मिनट सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुन लीजिए। ये प्रधानमंत्री निहायत वेला बैठा है, जिस प्रधानमंत्री को ट्रेन को झंडी दिखाने का भी समय मिलता है और इस गांव से उस गांव तक घूमते रहते हैं, इस ट्रेन को झंडी दिखाई, उस ट्रेन को झंडी दिखाई, ये काम कर लिया कि बाथरूम का इनॉग्रेशन करना है तो उसमें भी चले जाएंगे। इनको कोई काम नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ बोलते हैं। इनको इवेंट चाहिए। ये मत कहिए कि इनको ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। जो अनिल भाई ने बताया वो है गेम प्लान इसके बीच का, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अपने बलबूते पे सरकार पे 370 वाली जो बात है या 400 पार वाली बात है, ये अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे जब तक दक्षिण में इनको समर्थन नहीं मिलेगा। और दक्षिण में इनको कोई पैर जमाने नहीं दे रहा है जी। तो फिर आप नॉर्थ में ही इतना खेल कर लीजिए, चाहे आपको परिसीमन करना पड़े, चाहे आप जनता के पॉपुलेशन का दबाव बनाइए, ताकि फिर आपको दक्षिण के लिए कुछ नहीं। अभी देखिए, दक्षिण राज्य क्यों भारत में क्यों जुड़ा रहे, मुझे एक कारण बताइए। कि संघीय ढांचे की बात करते हैं हम, यदि उनका राजनीतिक से ही खत्म हो जाएगा, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो दक्षिण भारत में क्यों रहे? नहीं, हो गया है का जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो जीएसटी का है उससे हाहाकार है। सारे राज्य बना दिए इन्होंने, आप समझिए जीएसटी। और ये कहते कि आप लोन ले लीजिए, नहीं है राज्यों को कहते हैं लोन ले लीजिए। ये तो कर्जदार है, इसको तो कर्ज लेने की आदत है, कर्ज लेके दिवाली मनाना इसका पुराना शौक रहा है। ये बाकी राज्यों को भी ये कह रहा है। आज सभी राज्यों की हालत बुरी है। हम तो उस इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे जाते ही नहीं। ये अच्छा, दूसरी बात है, यदि इनमें इतना बड़ा देश के प्रति ये हो कि नहीं बहुत टाइम जाता है, खर्चा बहुत होता है, ये होता है वो होता है, तो ये 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठा कर लेता जी। अब 5 राज्य हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी बोल दिया इधर दिल्ली का भी चुनाव जल्दी करवा लो, 5 राज्यों के चुनाव इकट्ठा कर लेता। महाराष्ट्र में दाल पतली है, वहां पे आपको और 2-3 इंस्टॉलमेंट देना है लाडली बहना के, तो आप उसको आगे खींच रहे हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं कि कहीं मार्च अप्रैल तक जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप झारखंड में आपको अभी सेटिंग करना है, कुछ लोग तोड़ने हैं, क्योंकि अशोक भाई आज एक नया डाटा आया है, इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट घट गया है। इनका बाजार $19.1 बिलियन का नहीं मुझे घट गया है। अरे अनिल भाई इनका एक्सपोर्ट कब ज्यादा था? अनिल भाई, इनका एक्सपोर्ट तो कभी ज्यादा था ही नहीं। और नरेंद्र मोदी आने के बाद तो लगातार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है जी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो $200 अरब तक पहुंच गया है। छोड़ दीजिए, ये किसी फ्रंट पे कामयाब नहीं है। ये एक चुनाव, एक नेशन, एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। और दुर्भाग्य है कि इस देश का एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति इसमें पार्टी बना, ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य। जनरली हमारे यहाँ राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद एक उनकी एक जगह होती है, समाज में एक स्थान होता है, एक इज्जत होती है। वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी आराम से रिटायरमेंट से गुजारते हैं। कोई फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाए तो चले आते हैं। टोक रहा हूं, इस राष्ट्रपति ने ये रिपोर्ट कैसे बनाई ये नहीं पता शायद आपको। ये रिपोर्ट बता आपको कैसे बनाई? इन्होंने सारे देश के छोटे छोटे इलेक्शन कमिश्नर इकट्ठे किए, उनसे कहा आप जो है इसकी एंट्री के लिए इश्यूज लेकर के आओ। मेरे जिन 2 दोस्तों ने रिपोर्ट लिखी है उनसे मेरी बात हुई है, वो हंस रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति को तो लिखना ही नहीं आता है। त्यागी साहब थोड़ी मेहरबानी रखिए, चैनल ना बंद करा दीजिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है, मैं राष्ट्रपति से अपेक्षा भी नहीं करता हूं कि लिखे, लेकिन उनको पार्टी बना दिया है और वो बन गए। इसलिए मतलब हमारे देश में अब कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट ने अपनी इज्जत बनाई नहीं रखी। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी और अमित शाह को क्यों हम बार-बार मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं, समय भी कम। ये लोग भी तो नतमस्तक होने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने भी तो अपने इंस्टीट्यूट की पूरी इज्जत, मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं, अभिषेक के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक टाइगर का मैं एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता था। टाइगर ने कहा कि मोदी जी गली गली हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं टाइगर, मोदी जी अब बदल गए हैं। अब वो
ट्रंप के पास जा रहे हैं, हरियाणा का चुनाव छोड़ के वो अमेरिका जा रहे हैं। तो आजकल वो मोदी जी जाते नहीं, ना कश्मीर जा रहे हैं, ना हरियाणा जा रहे हैं। तो ये दीपक भाई ऐसा मोदी जी का चश्मा पहन के बात मत करो। मोदी जी वहीं जाते हैं जहां जीत होती है। मोदी जी को यह पता पड़ गया कि हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया है। हरियाणा नरेश, दीपक, अनिल त्यागी आपके साथ बैठे हैं, वो हरियाणा की एक एक सीट की आपको जन्म कुंडली बता देंगे। उनको पता है हरियाणा में कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो लोकसभा में उन्होंने किया उसका 0.2% भी वो विधानसभा में नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में भी वहां सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अशोक भाई और दीपक भाई, एक मिनट, आपको मालूम है अब की बार ट्रंप सरकार कहने का क्या नतीजा हुआ? आपको शायद ये नहीं मालूम, उस नारे के बाद जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो डीप स्टेट है उसमें इसको लेकर के क्या रिएक्शन हुआ। और पिछली बार जब क्लिंटन से मीटिंग हुई घुटने टेक करके, he was not ready to meet. He said, no, I will not meet. त्यागी साहब आ रहा हूँ मैं, जरा अभिषेक के पास आ रहा हूँ, जो हमारे उभरते हुए हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के। अभिषेक, मैं ये जानना चाह रहा था कि नीतीश और नायडू, क्योंकि आप दोनों पे नजर रखते हैं, नीतीश और नायडू से क्या मोदी जी ने सहमति ली है? उनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। क्या वन इलेक्शन वन नेशन के लिए आपने चिराग पासवान से बात करी? उनके पास 5 सांसद हैं। क्या नीतीश से बात हुई? क्या नायडू से बात हुई? क्योंकि आज पॉलिटिकल कंसल्टेशंस की बात कही है अश्विनी वैष्णव ने अपनी कैबिनेट ब्रीफिंग में। तो क्या नीतीश और नायडू मोदी जी के साथ हैं? दीपक जी, बात आपने नीतीश और नायडू की, तो नीतीश कुमार को जब लोकसभा के साथ विधानसभा करवाने की जब जिद थी उनकी पिछले लोकसभा चुनाव के समय, उस वक्त तो सबसे आगे उन्होंने ही कहा था कि अच्छा विचार है, ये तो हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस मुद्दे पर सहमत होगी, ये फिलहाल तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस मुद्दे पर सहमति के कारण अटल जी के साथ समय के पहले चुनाव करवाने में फील गुड और इंडिया साइनिंग उनका भी हो गया था 2004 में। रही बात आपने चिराग पासवान की, तो ये लोग जिस पार्टी के साथ रहेंगे, एक मंत्री पद मिल जाए, इनको राज्य की विधानसभा में विधायक आते नहीं है, इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। असल सवाल दरअसल नीति और नीयत का है कि इस पॉलिसी को लाने के पीछे की मंशा क्या है और इस पॉलिसी को लाने के लिए सोचा क्यों गया। तो पॉलिसी को लाने के पहले जो मंशा है इसके पीछे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहली बार सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने इसके पक्ष में कब बोला था? अक्टूबर नवंबर 2020 का समय था जब किसानों ने दिल्ली को घेरना शुरू कर दिया था, और नवंबर में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को पब्लिकली पहली बार अपने मुंह से बोला। दूसरी बात यह है जो अभी त्यागी सर ने कही, कि उस पर थोड़ा सा एक पॉइंट में रखना चाहता हूं दीपक जी। त्यागी सर ने अभी कहा कि 490 से 543 सीटें संसद में हो गई, ठीक है हो गई, लेकिन पार्लियामेंट की सीलिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो काम करने के लिए आपको 550 से नीचे तो आप बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कर सकते हैं, 552 के नीचे। लेकिन 552 से ऊपर सीटें जब आपको बढ़ानी होगी, तब आपको संसद के साथ साथ राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की, 31 में से 16 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है, ये संसद के पास करने से सिर्फ नहीं होगा। और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा कर गए हैं, क्या आप उनकी सीटें कम करके, यानी दिल्ली में उनकी राजनीतिक ताकत कम करके उन्हें पनिश करेंगे? ये होना नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल का वक्फ बोर्ड वाला हाल होना है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल का हाल हुआ वही हाल होगा। और ये बात सही भी है कि इधर कैबिनेट ने मंजूरी दी और उधर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने विरोध इसका शुरू कर दिया। लखेड़ा साहब, मैं एक लास्ट राउंड पे आ रहा हूं, सबसे एक क्योंकि समय हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये चीज फीजिबल नहीं है, ये चीज इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये बिल जो है पास नहीं हो सकता, अभी से इसका विरोध हो रहा है, तो फिर क्या मोदी जी को इसका इल्म नहीं था? मोदी जी को ने क्या कोई अपना असेसमेंट नहीं कर रखा था अपोजिशन का कि अपोजिशन इसका विरोध करेगी? तो फिर ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? देखिए, हिटलर जब तानाशाही के चरम पर थे तो हिटलर को यह पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। तो हिटलर के रास्ते में, उसके मूल्यों में, उसके सिद्धांतों, उसके दिखाए हुए रास्ते पर जो तानाशाह दुनिया के चलते हैं, वो उसके अंजाम के बारे में उनको कोई परवाह नहीं होती। अरे देश की जनता भुगतेगी ना। अभी किसान आंदोलन हुआ और आप एक बिल लेके आए, बिना पूछे हुए किसानों को बिल लेके आ गए।
750 किसान मर गए, आपको अंजाम का पता नहीं ना, अंजाम तो किसानों ने भुगता। जो गरीब किसान मारे गए दुर्घटना से, हार्ट अटैक से, कोविड से, बुखार से, वायरल से, तो ये इन लोगों को, ये जो लोग हैं, ये टोटली इस देश की जो रूह है, इस देश की जो आत्मा है, उससे टोटली कटे हुए लोग हैं। और ये जो बिल है, इस बिल के जरिए मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं, एक शब्द मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के जो संविधान है, जो कानून है, उसको ये तिहाड़ जेल में तब्दील करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इनका। दूसरी बात यह है कि ये न केवल असंवैधानिक है, न केवल ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, न केवल ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, न केवल ये देश के आम जनता के खिलाफ है, उनके हक हकूक के खिलाफ है। ये इस पर भारत के जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में भी चर्चा हुई, और संविधान सभा में जब गहन चर्चा हुई, वहां अनपढ़ लोग नहीं थे जो इनके तरह अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। संविधान में एक से कानून के विद थे जो विलायत से कानून पढ़ के आए थे, उन्होंने चर्चा की और कहा कि देखिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमें कोई अधिकार नहीं है, आने वाले पीढ़ी खुद तय करेगी हम कौन होते हैं इस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को इंप्लीमेंट करने वाले। तो ये तो अमेरिका में भी जब 1776 में अमेरिकी संविधान बना, तो वहां के जो संविधान के विशेषज्ञ थे, वो हैमिल्टन और जेफरसन, वहां भी चर्चा हुई आज से 300-350 साल पहले। तो उन्होंने भी इस सब चीजों पर चर्चा की। मेरा यह कहने का मतलब है कि ये एक किस्म से एक शगुफा है, असंवैधानिक है, और मैं ये मानता हूं कि ये आने वाली जो पीढ़ी है, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, उसका लोकतांत्रिक अधिकार, उनकी जो प्लान है, उनकी जो विजडम है, उसको ये गिरवी रखना चाहते हैं। इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं ये, और ये डेमोक्रेसी को, भारत में डेमोक्रेसी को, चलिए समझ गया लखीवाल साहब, आपने कहा कि ये एक गेम प्लान है, ये एक शगुफा है, और इसके पीछे जो नियत है और नीति है उसमें खोट है। दीपक भाई, मैं जाना है मुझे, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ। हाँ, बस आप ही के पास आ रहा हूँ। जी हाँ, बोल दीजिए, बिना सवाल के जवाब दे दीजिए। चलिए, इसका मोरल पूरी स्टोरी का ये है कि इस देश का बल्कनाइजेशन कैसे हो, फेडरलिज्म कैसे खत्म हो, ये उस दिशा में बढ़ रहा है जो बहुत खतरनाक है। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये है, इस देश के अंदर इतनी अंतर्निहित ताकतें हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ये इरादे नहीं होंगे, ये बिल नहीं चलेगा, सारे के सारे राज्य रिजेक्ट करेंगे, ये बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नेंस का इतना बड़ा मुद्दा है, ये ऐसे होगा नहीं जिस तरह से ये चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बल्कनाइजेशन की तरफ मूव है, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीयकरण से बहुमत लाने का मूव है। धन्यवाद। ओके, गॉट द पॉइंट। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लगता है कि मोदी का जो गेम प्लान है, मोदी के जहन में है कि 5 साल में बार इलेक्शन कराने से एक बार इलेक्शन कराओ, सारी ताकत झोंक दो, कोई बड़ा मुद्दा कर दो, वॉर टाइप का मुद्दा कर दो, और एक तूफान में, एक झटके में पूरा देश जीत लो, यानी 5 साल के लिए छुट्टी? क्या इस तरह का कुछ प्लान है, इस तरह का इन लोगों का कुछ सोच है इसके पीछे, एक साथ इलेक्शन कराना? मुझे तो डर लगता है कि कहीं नरेंद्र मोदी को ये तो लगने नहीं लगा कि संघ उनसे बहुत जल्दी से कुर्सी खाली करवाने वाले हैं, इसलिए जितना बीजेपी को बर्बाद कर जाओ उतना कर जाते हैं। इस बिल का कैबिनेट ने पास करना ही दक्षिण भारत में बीजेपी का मरसिया पड़ा जाएगा। जी, बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के नेताओं को भाजपा को डिफेंड करना सबसे मुश्किल बात होगी। तो दक्षिण भारत में बीजेपी के जो भी कुछ थोड़ी बहुत जगह थी, वो भी समाप्त हो जाएगी ये बिल के इंट्रोड्यूस के साथ। ये लिख लीजिए आप। और पूरा दक्षिण भारत इसी रास्ते पे उतर आया तो इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगता है ये बिल सिविल वॉर पास नहीं होगा? बिल्कुल नहीं पास होगा ये बिल इंट्रोड्यूस। इसका हश्र वैसा ही होगा जैसा वक्फ बोर्ड का बिल हुआ। लेकिन टाइगर ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, बल्कि टाइगर तो कह रहे हैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि ये बिल जो है वो पास हो जाए, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो संदेह की निगाह से मोदी जी को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बिल लाएंगे, या जो पॉलिटिकल कंसल्टेशन होने जा रहा है उसी में बवाल मच जाएगा? अभिषेक, देखिए दीपक जी, कंसल्टेशन में बवाल मचेगा, फिर ये जाएगा मामला सेलेक्ट कमेटी के पास,
फिर हो सकता है कि इस पर अगर सरकार की मंशा सिगुफा छोड़ने से आगे की होगी तो ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी, आप देखिएगा। लेकिन सिगुफा छोड़ने की होगी तो वक्फ बोर्ड की तरह हाल होगा। असल मुद्दा यह है कि व्यावहारिकता कैसे तय होगी। अगर लोकसभा के साथ आप विधानसभा कर रहे हैं, जो कमेटी कह रही है कि जो विधानसभा का कार्यकाल है उसको 29 तक या आगे बढ़ा दो ताकि सब एक साथ हो जाए, लेकिन अगली लोकसभा जो बने वो अगर 2 साल में ही भंग हो जाए तो आप क्या करेंगे। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूं। पॉपुलेशन कंट्रोल पर जब चर्चा हो रही थी इमरजेंसी के दौर में, संजय गांधी के जमाने में, तो किसी ने कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाए और उसमें छूट दी जाए कि अगर किसी को जुड़वा बच्चा होता है तो दूसरी बार उसको बच्चा पैदा करने की इजाजत ना हो। अब उसने एक सांसद ने उठ करके कहा था कि पहली बार में किसी को एक बच्चा हो जाए, दूसरी बार में जुड़वा बच्चा हो जाए, तब क्या होगा? तब आपकी 2 चाइल्ड पॉलिसी कहां गई? तो यही हालत इस लोकसभा के साथ होनी है कि विधानसभाओं को तो आप बांध रहे हैं, और अगर लोकसभा ही अगर समय से पहले भंग हो जाए तो इसके चक्कर में विधानसभाओं की गर्दन मरोड़ दी जाएगी क्या? उसे मरोड़ करके भंग कर दिया जाएगा। वानखेड़े साहब आए। वानखेड़े साहब आज हमारे साथ पुणे से जुड़े, उसके साथ अभिषेक नोएडा से जुड़े हैं, दिल्ली से लखेड़ा साहब जुड़े और बनारस से हमारे साथ अनिल त्यागी जुड़े थे। जो पैनल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, समझते हैं, इनका ये कहना है कहीं ना कहीं कि बहुत मुश्किल है कि ये जो कानून बनाना चाह रहे हैं, एक देश एक चुनाव, इसको विपक्ष नहीं मानेगा। और आज की तारीख में हो सकता है नीतीश और नायडू जो बैसाखियां हैं वो भी सहमत ना हो। अब क्यों मोदी जी ने अनाउंस किया इलेक्शन के बीच में, मुझे लगता है दोस्तों अब बहुत ज्यादा मेरे पास लफ्ज नहीं कहने को, आप खुद समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जैसा कि त्यागी साहब ने कहा, इट्स अ गेम, ये एक खेल है। आप सब लोग आए और खासकर मैं आज शुक्रिया अदा करूंगा टाइगर का जो टूर पे थे, लेकिन पुणे से वो किसी भी कीमत पर आज उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आप आए बहुत बहुत शुक्रिया, त्यागी साहब जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।